हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मस्त और व्यस्त तो होंगे ही सही, है ना भाई। और बेसिकली बात करने वाले हैं अपन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और बात करें जाइलम फ्लोएम के बाद और उनके कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद अब वक्त आ चुका है बेटा टिश्यू सिस्टम को पढ़ने का। सर क्या होता है टिश्यू सिस्टम? आजा देखते हैं क्या होता है टिश्यू सिस्टम। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, प्लांट के अंदर बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर और लोकेशन तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं बेटा, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। बेस्ड ऑन द, क्या बोला मैंने, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर अपन में बात करें सबसे पहले बारी बारी से, और सबसे पहले देखें अपन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बेटा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेसिकली कवरिंग बनाता है पूरे प्लांट बॉडी की। वो प्लांट ऑर्गन की कवरिंग बनाता है, प्लांट बॉडी की कवरिंग बनाता है, इतनी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। और जो एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मिस के अंदर एपिडर्मल सेल्स, स्ट्रोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकॉम्स और रूट एयर्स, ये चीजें इंक्लूड होती है किसके अंदर बेटा? इंक्लूड होती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस की, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, एक एक करके सारे कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। एपिडर्मिस का जब जिक्र किया जाता है तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है बेटा प्लांट बॉडी की। उसके अलावा जो है एपिडर्मिस को ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है बेटा? सिंगल लेयर्ड होती है। आगे जाके कुछ ऐसी लेयर्स भी आएंगी जो डबल लेयर्ड होंगी बेटा, इसलिए ध्यान रखना चाहता है कि एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर्ड है। यहाँ पे बनी होती है किसकी? एलोंगेटेड सेल्स की, जो कि पेरेन्काइमेटस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पेरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म स्मॉल अमाउंट में होता है और वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो आउटसाइड एपिडर्मिस के क्यूटिकल की थिन लेयर होती है बेटा, ठीक है, एक थिक लेयर होती है क्यूटिकल की, और वो क्यूटिकल जो है प्रिवेंट लॉस करती है किसका? वाटर का। तो क्यूटिकल की एक थिक लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस के ऊपर और वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है। ये बात करिए अपन ने किसकी बेटा? एपिडर्मिस की। रूट्स के अंदर क्यूटिकल जो है एब्सेंट होती है बेटा, क्योंकि रूट्स के अंदर तो इवेपोरेशन का काम है ही नहीं। अगर इसी दौरान में सेकंड कंपोनेंट जो कि स्ट्रोमेटा है उसकी बात करूं, तो ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस बेटा, ठीक है। दे रेगुलेट ट्रांसपिरेशन और गैसियस सेक्शंस को कैरी आउट करते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रोमेटा की, तो वो बने होते हैं दो बीन शेप्ड सेल्स, जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं बेटा अपन। आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड सेल्स मौजूद हैं, और बेसिकली मोनोकॉट्स के अंदर यही गार्ड सेल जो है वो डम्बेल शेप होती हैं, और जो डाइकॉट है उनके अंदर बेटा किडनी या बीन शेप होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको देखने को जो मिल रहा है बेटा, ये डाइकॉट की गार्ड सेल्स है बेटा, किडनी या बीन शेप्ड यहाँ पे है। और इनकी जो आउटर वॉल है बेटा, वो तो रहती है कैसी? थिन। आउटर वॉल कैसी रहती है बेटा? थिन रहती है आउटर वॉल। और जो इनर वॉल है बेटा वो कैसी रहती है? थिक रहती है। जो आउटर वॉल है वो थिन है, इनर वॉल जो है वो थिक है बेटा। अब गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही मौजूद होता ही है, तो फोटोसिंथेसिस तो ये भी करती ही है। इसमें से इन गार्ड सेल में से कुछ गार्ड सेल्स जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इन गार्ड सेल्स के आसपास कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो स्पेशलाइज हो जाती हैं और कहलाने लग जाती है बेटा सब्सिडरी सेल्स। क्या कहलाने लग जाती है? सब्सिडरी सेल्स। स्टोमेटल अपैरेचर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स मिलके एक चीज बनाते हैं जिसका नाम होता है बेटा स्टोमेटल अपैरेटस। पॉइंट बहुत काम का है। स्टोमेटल अपैरेटस कौन कौन से जो है टिश्यूज बनाते हैं? स्टोमेटल अपैरेचर, गार्ड सेल, और बात करें कि सराउंडिंग जो वहां पे सब्सिडरी सेल्स हैं, इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटल अपैरेचर। पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी इनर थिक वॉल, और बेटा सब्सिडरी सेल से आसपास, और अंदर की जो बाहर की वॉल है बेटा वो थिक वॉल है। अब ओपन और क्लोजिंग की मैं बात बताऊं तो वैसे तो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा भी है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, पर यहाँ भी देख लें थोड़ा सा। जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ेगी गार्ड सेल्स की बेटा, टर्जिडिटी बढ़ेगी तो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्ट्रोमेटा ओपन होंगे ना, तो यहाँ पे जो रेडियल सेल, ये रेडियल वॉल्स भी होती है, यहाँ पे रेडियल फाइबर भी होते हैं। वो रेडियल फाइबर इनर थिक वॉल को पीछे की तरफ खींचेंगे बेटा, खींचेंगे तो बेटा वो खुल जाएगी। कौन? स्ट्रोमेटा खुल जाएगा। और जैसे टर्जिडिटी लूज करेंगे, ये जो रेडियल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सॉरी हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वहां पे बात करें कि स्ट्रोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग वहां पे सिस्टम परफॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं एपिडर्मल अपेंडेजेस में सबसे पहले रूट हेयर्स की, तो मैंने उस जो है 2 लेक्चर पहले भी आपसे कहा था बेटा कि आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर एलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स हैं ये एपिडर्मल सेल जो बाहर की तरफ निकल गई है उसी से बनते हैं रूट हेयर। याद रखेगा मेरा बच्चा,
ठीक है। यहाँ पे रूट हेयर किससे बनते हैं बेटा, एपिडर्मल सेल्स, देखो बाहर की तरफ निकल गया एपिडर्मल सेल्स, ये बाहर की तरफ एपिडर्मल से ही बनते हैं। और ट्राइकोम जो है ये एपिडर्मल हेयर्स हैं ऑन द स्टेम, स्टेम पे लगे हुए हैं बेटा ये, ठीक है, उसके एलोंगेशन नहीं है। देयर यूजुअली मल्टी सेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ दोनों हो सकते हैं। दे मे बी सीक्रेटरी, सीक्रेटरी भी हो सकते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो याद रखिएगा मेरा बच्चा क्या डिफरेंस होता है रूट और ट्राइकोम में। अगर मैं इसी दौरान बात करूं बेटा सेकंड टिश्यू सिस्टम की, जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो हर टिश्यू की बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे गिवन है कि ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। अगर मैं एपिडर्मल ईटीएस माइनस वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को माइनस कर दूं बेटा, तो जितना वो बचा वो क्या है, जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, इन दोनों को प्लस करके, और अगर मैं साइड में हटा दूं बेटा, रिमूव कर दूं इनको, रिमूव कर दूं, तो फिर बचा हुआ क्या है बेटा, जीटीएस। जीटीएस के अंदर एटीएस वीटीएस नहीं होते, कहने की बात सिंपल सी है। ईटीएस और वीटीएस को हटा दो, मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हटाओ, जो बचा वो पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। और वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना होता है बेटा किससे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल से। अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग सेल से बने होते हैं, पर मेनली ये तीनों सेल आपको वहां देखने को मिलेंगे। जो पेरेन्काइमा सेल्स है वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे आपको, पेरिसाइकिल के अंदर मिलेंगे, पित्त के अंदर और मेडुलरी रेस के अंदर मिलेंगे। सर ये क्या है, ये देखेंगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे अपन डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम और रूट का, तब अपन देखेंगे बेटा इन सारी चीजों को। लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है वो बना होता है बेटा मीजोफिल सेल से। किससे बना होता है, मीजोफिल सेल से बना होता है लीफ का ग्राउंड टिश्यू। ये अपन को ध्यान रखना है, वहां पे वो भी कौन सी सेल्स होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। बात आती है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, जो बना होता है जाइलम और फ्लोएम से बेटा। जाइलम और फ्लोएम मिलके बनाते हैं वेस्कुलर बंडल्स, दोनों को वेस्कुलर मिला के वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब इस वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम, कैम्बियम एक लेयर है बेटा जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। तो ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम हमने इस वेस्कुलर बंडल को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है बेटा। पहला है ओपन टाइप, दूसरे है क्लोज टाइप। ओपन टाइप का अगर मैं जिक्र करूं तो वो वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए पक्का वो कहलाएंगे ओपन। क्या कहलाएंगे बेटा, ओपन। ओपन मतलब यहाँ पे ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ से है, ठीक है। तो जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट वो है ओपन, जिसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो है क्लोज्ड। सिंपल सी बात है बेटा। अब डाइकॉट होंगे ओपन और मोनोकॉट होंगे बेटा क्लोज्ड। अगर मैं इसी दौरान बात करूं कि बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम हमने उसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, रेडियल और कॉन्जॉइंट। आप रेडियल में देख सकते हैं बेटा, जैसे मैथ्स थोड़ी सी यहाँ पे इंक्लूड होगी, मेरे बच्चे को मैथ्स तो पता ही है, अलग अलग रेडियस पे है ये जाइलम और फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पे है। और जो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को बोला अपन ने बेटा रेडियल अरेंजमेंट। क्या बोला है बेटा, यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट बोला है, डिफरेंट रेडियस पे है। और अगर मैं कॉन्जॉइंट की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो कॉन्जॉइंट में सेम रेडियस पे मौजूद है, कॉन्जॉइंट में सेम रेडियस पे यहाँ पे मौजूद है। बस एक चीज ध्यान रखने की, कॉन्जॉइंट ऑप्शन जो होता है उसके अंदर मेनली फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। फ्लोएम बाहर की तरफ देखने को मिलेगा वेस्कुलर बंडल में, कॉन्जॉइंट में, और जो फ्लोएम जो जाइलम है वो अंदर की तरफ देखने को आपको मिलेगा। कुछ कुछ में एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपन एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स की। सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स में डाइकॉट रूट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट आ चुका है बेटा इस पूरे चैप्टर का। वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन मेजरली यहाँ से। ट्रांसफर सेक्शन लिया है अपन ने बेटा सनफ्लावर रूट का, जो कि क्या है, डाइकॉट है। और इसमें अपन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे सबसे पहले एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा भी कहा जाता है क्योंकि रूट है, कॉर्टेक्स रीजन की, एंडोडर्मिस की और स्टील की। सबसे पहले डील करते हैं एपिडर्मिस से। बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर है और यहाँ पे रूट्स जो सेल रूट हेयर्स बना रही है वो कौन बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है, अपन ने देखा भी है, ठीक है। अगर अपन कॉर्टेक्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेन्काइमेटस सेल से बीच जो पूरा ये जो पूरा पोर्शन बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन है। और इस कॉर्टेक्स रीजन में पेरेन्काइमेटस सेल्स के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ है, कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस वहाँ पे मौजूद हैं।
थर्ड नंबर पे बात करूं मैं बेटा एंडोडर्मिस की, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा, और कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। और तो ये सिंगल लेयर की बनी होती है बेटा, जिसमें बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ये बैरल शेप्ड सेल्स कहलाते हैं। और यहाँ पे टेंजेंशियल और रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स भी होगी। ये तो कैसे होगी, टेंजेंट, टेंजेंट कैसे होता है, टेंजेंट होता है वर्टिकल। अब बात करें यहाँ पे, ये टेंजेंशियल और रेडियल वॉल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको रेडियल और टेंजेंशियल वॉल देखने को मिलेगी। और डिपोजिशन मिलेगा सुबेरिन का बेटा, यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये ब्लैक ब्लैक से जो है बेटा ये सुबेरिन है। और सुबेरिन क्या है बेटा, वाटर इम्परमेबल है। तो जहां जहां सुबेरिन होगा वाटर वहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, बात करें जब अपन पढ़ रहे थे बेटा रूट एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, तो हमने ये देखा था कि एंडोडर्मिस के अंदर जहां जहां कैस्पेरिन स्ट्रिप है बेटा, वहां से वाटर नहीं जाता। और कैसे जाता है, सिम्प्लास्ट के थ्रू जाता है। वही तो है सर ये, हाँ याद आ गया सर, बिल्कुल ये हुई ना मेरी बात। तो यार बेसिकली एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट है रूट के अंदर, और बेसिकली बात करें कि वहां पे जो वाटर है सिम्प्लास्ट के थ्रू अंदर वहां से चला जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टील की, स्टील वो पूरा पोर्शन है बेटा जो कि एंडोडर्मिस के अंदर अंदर होता है। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, हर वो पार्ट जो एंडोडर्मिस के अंदर अंदर है वो बेटा स्टील। अब वो पेरिसाइकिल भी है, वो मेडुलरी रे भी है, वो वेस्कुलर बंडल्स भी हैं, वो वेस्कुलर कैम्बियम भी है। देखते हैं इसमें क्या क्या है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, कंजक्टिव टिश्यू मतलब वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहा है। और बात करें कंजक्टिव टिश्यू मतलब मेडुलरी रेज, वहां पे बीच बीच में जो खाली खाली चीज भरी हुई है ना वो कंजक्टिव टिश्यू कहलाती है। तो पेरिसाइकिल है यहाँ पे, पिथ है बेटा, कंजक्टिव टिश्यू बीच बीच में अपन को अभी पढ़ेंगे अपन, और वेस्कुलर बंडल्स तो यहाँ पे प्रोटो और मेटाजाइलम और फ्लोएम तो है ही सही। ये पूरा स्टील बनाते हैं बेटा मिलके। अपन बात करें पेरिसाइकिल के बारे में, तो पेरिसाइकिल है थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है बेटा। किसकी बनी होती है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ। तो अपन बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। और बात करें कि यहाँ पे जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दी सेल। जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे अपन तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है बेसिकली यहीं से अराइज होती है, यहीं से फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अगर मैं पित्त की बात करूं तो वो इनर मोस्ट रीजन है बेटा, सेंटर का रीजन जो है ना वो पित्त कहलाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और ये स्मॉल होता है डाइकोट रूट के अंदर। कंजक्टिव टिश्यू की बात करूं बेटा, बीच बीच में जो सेल्स भरे हुए हैं ये जो है ये बने हुए हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स से बेटा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो, ये तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हो के बीच बीच में ये जो भरे हुए हैं ना बेटा कंजक्टिव टिश्यू, ये कहलाते हैं बेटा। और बेसिकली बने हुए हैं पेरेन्काइमेटस सेल से। वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पे 2 से 4, डाइआर्क तो टेट्रार्क कंडीशन यहाँ पे मिलती है बेटा, टेट्रार्क और डाइआर्क कंडीशन मिलती है, पैचेस के अंदर मिलते हैं। रेडियल है, आप देख सकते हैं रेडियल है। फ्लोएम और जाइलम जो है बेटा कैसे हैं, रेडियल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रोटोजाइलम कहाँ है बेटा, बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। याद आया कुछ, अरे एक्सार्क कंडीशन है लाला। कौन सी कंडीशन है, एक्सार्क कंडीशन है। अगर इसी दौरान अपन बात करें बेटा मोनोकोट की रूट की कंपैरेटिवली, तो मोनोकोट के अंदर सारा सब कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर सेम रहता है, वही रेडियल वेस्कुलर बंडल रहते हैं, सब कुछ रहता है। पर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई सब यहाँ पे पॉलीआर्क जाइलम बंडल है, सब कुछ वैसा का वैसा स्ट्रक्चर, एंडोडर्मिस वगैरह सब। बस यहाँ पे वेस्कुलर बंडल 2 to 4 ना होके 4 से भी ज्यादा 6 है बेटा, पॉलीआर्क कंडीशन है। पिथ लार्ज है यहाँ पे और वेल डेवलप्ड है। पिट कैसा है बेटा, लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। बाकी इसके मोनोकोट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे नहीं होती, तो वहां पे मेडुलरी रेज भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी अगर सीक्वेंस में बात करना चाहूं बेटा मैं, तो सबसे पहले बात करूंगा स्टेम में डाइकॉट स्टेम की। आपके सामने मौजूद है डाइकॉट स्टेम का बहुत अच्छा डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एपिडर्मिस सबसे पहले बाहर की यहाँ पे ट्राइकोम मिलेंगे आपको। अब चूंकि स्टेम है तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको बेटा, ट्राइकोम मिलेंगे, रूट हेयर्स तो मिलेंगे नहीं। अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टोमेटा है और क्या है बेटा, क्यूटिकल से कवर्ड एपिडर्मिस, यहाँ पे ट्राइकोम है। अब कॉर्टेक्स रीजन में आते हैं बेटा। कॉर्टेक्स रीजन में आपको यहाँ पे मिलेगा अरेंजमेंट, 3 पार्ट का अरेंजमेंट मिलेगा आपको कॉर्टेक्स रीजन में। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का बेटा। मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स अरेंज इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस के बीच आपको मल्टीपल सेल्स, कोलेनकाइमा भी मिल रहा है, पेरेन्काइमा भी मिल रहा है, एंडोडर्मिस भी मिल रहा है। वहां तो कॉर्टेक्स में खाली पेरेन्काइमेटस सेल्स आपको देखने को मिल रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तीनों तरह के सेल्स देखने मिल रहे हैं। और तीनों तरह के सेल्स के बेसिस पे अपन ने उन रीजन का नाम भी अलग अलग दे दिया है।
पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा है कॉर्टिकल लेयर, तीसरा है एंडोडर्मिस बेटा। चूंकि डाइकोट स्टेम है इसलिए ये लेयर तो होनी ही थी जरूरी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो गया आगे जाके। अगर मैं बात करूं, अपन बात कर रहे हैं कोर्टेक्स रीजन के सबसे पहले हाइपोडर्मिस की। ये आउटर रीजन है और इसमें कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं। तो ये बाहर का जो रीजन हो गया बेटा, ये तो हो गया हाइपोडर्मिस। ये देख सकते हो आप, बाहर का रीजन क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा बने हुए हैं, यंग स्टेम को बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इसका फंक्शन तो पता है सर। कॉर्टिकल लेयर आ जाओ, हाइपोडर्मिस के जस्ट बिलो, जहां पे क्या मिलेंगे आपको बेटा, यहाँ पे ये मिलेंगे पेरेनकाइमेटस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, वापस कौन से सेल्स देखने को मिल रहे हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये कॉर्टेक्स रीजन भी कहलाता है, आगे जाके कॉर्टेक्स बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, और बात करें कि एंडोडर्मिस, आपको फिर एंडोडर्मिस देखने को मिलेगी यहाँ पे। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के साथ बिल्कुल मिली हुई है। ठीक है, बात करें कि यहाँ पे बस जो स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोडर्मिस के अंदर, स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है। तो कॉर्टेक्स रीजन के 3 चीजों की बात करी अपन ने। फिर स्टील आ गया, जिसमें पेरिसाइकिल, पिथ, वेस्कुलर बंडल और मेडुलरी रेज आने वाली है। देखते हैं, फिर पेरिसाइकिल की बात करते हैं। सबसे पहले इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, के अंदर आपको देखने को मिल ही रहा है पेरिसाइकिल यार, वही पेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। पर कैसी हैं बेटा, सेमी लूनर पैचेज हैं स्क्लेरेनकाइमा के। कैसे हैं बेटा, सेमी लूनर पैचेज हैं स्क्लेरेनकाइमा के। याद रखेगा मेरा बच्चा डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मेडुलरी रेज की अपन बात करें बेटा, तो यहाँ पे रेडियली प्लेस्ड हैं पेरेनकाइमा सेल्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको यहाँ पे पेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगी बेटा, जो कि क्या बना रही होंगी, मेडुलरी रेज बना रही होंगी। देखो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, ये वेस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पे बीच में वेस्कुलर बंडल, 2 वेस्कुलर बंडल है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। तो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू की जगह आपको क्या मिलेगा बेटा, मेडुलरी रेज बनते हुए दिखाई देंगी। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको वेस्कुलर मेडुलरी रेज बनते दिखाई देंगी बेटा। और बेसिकली ये मेडुलरी रेज ही आगे जाके क्या कराएंगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनवाएंगी बेटा। वेस्कुलर बंडल लार्ज होते हैं बेटा। और बात करें कि है ना बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पे है बेटा, और ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो प्रोटोजाइलम कैसा, एंडार्क। भैया प्रोटोजाइलम एक्सार्क किसमें, रूट्स के अंदर, चाहे वो डायकोट हो चाहे वो मोनोकोट हो, पर प्रोटोजाइलम एंडार्क किसमें, स्टेम के अंदर। ठीक है, पिथ की अगर बात करें बेटा, तो सेंट्रल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पिथ का। यहाँ पे राउंडेड सेल प्रेजेंट है, बहुत सारी बेटा। और बात करें कौन सी सेल से, पेरेनकाइमा। तो पिथ काफी बड़ा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, स्टेम के अंदर पिथ काफी आपको बड़ा साइज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने बेटा मोनोकॉट स्टेम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर की अपन बात करें बेटा, तो देख सकते हैं कि वहां पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं लाला, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पे। एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, हाइपोडर्मिस उसके नीचे है, फिर बीच में वो सारी चीजें आ गई, जो भी कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स बना हुआ था वो सब आ गया। अब मोनोकॉट है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है ना, वो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में प्रेजेंट है बेटा। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, और बात करें कि बंडल शीट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और ग्राउंड टिश्यू जो है वो पेरेनकाइमा सेल्स बना रहे हैं। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट के अंदर। कॉन्जॉइंट तो है, भले ही स्कैटर्ड है, पर कैसे हैं बेटा, कॉन्जॉइंट है। पेरिफेरल जो पेरिफेरी पे वेस्कुलर बंडल्स है ये छोटे छोटे हैं, जो सेंटर के वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बड़े बड़े हैं बेटा। द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है वहां पे। ठीक है, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल्स। आपको देख सकते हैं यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी, बीच बीच में गैप दिख रहे हैं बेटा, ये वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी यहाँ पे है मोनोकॉट प्लांट के अंदर। अब जब अपन ने स्टेम रूट की बात कर ली, तो लीफ को कैसे छोड़ सकते हैं, वर्टिकल सेक्शन निकालते हैं सबसे पहले डाइकोट लीफ का बेटा, जिसको डॉर्सी वेंट्रल भी बोलते हैं अपन। क्यों बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो स्टोमेटा होते हैं वो बात करें कि वेंट्रल साइड पे कम और डॉर्सल साइड पे ज़्यादा होते हैं। 3 मेन पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम की बात करें। सबसे पहले एपिडर्मिस का जिक्र करूंगा, तो बेटा अडेक्सियल एपिडर्मिस जो ऊपर की तरफ है, और अबेक्सियल एपिडर्मिस जो नीचे की तरफ है। तो बी से बिलो, बी से अबेक्सियल। अबेक्सियल याद रखेंगे बेटा, नीचे के एपिडर्मिस, लीफ को यू लिया है अपन ने, और उसको अपन ऐसे ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अपन ऐसे देख रहे हैं उसको,
ऐसे देख रहे हैं, पूरी मोटाई में देख रहे हैं उसको बेटा, ठीक है। और वहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल की लेयर एक प्रेजेंट है पूरा, ठीक है। अब एक्सेल एपिडर्मिस जो है, नीचे की जो बिलो की एपिडर्मिस है बेटा, उसमें ज्यादा स्ट्रोमेटा है, इसीलिए अपन ने क्या बोला, डॉर्सी वेंट्रल। इस साइड को बोलेंगे बेटा डॉर्सल, इस साइड को बोलेंगे वेंट्रल। तो बेसिकली यहाँ पे बात करें कि जो स्ट्रोमेटा है ज्यादा, वो किसकी तरफ है बेटा, बिलो साइड में ज्यादा है। एडेक्सल एपिडर्मिस जो है वहां पे स्ट्रोमेटा है तो सही, पर बहुत कम है या फिर कई बार एब्सेंट भी होते हैं बेटा। डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे दो साइड है बेटा, डॉर्सल और वेंट्रल। मेसोफिल द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, जो आपको बीच में पूरा टिश्यू बना हुआ दिख रहा है, इस वेस्कुलर बंडल को निकाल दें तो बीच में जो पूरा टिश्यू दिख रहा है आपको, दो तरह की सेल्स दिख रही है बेटा। एक तो मेसोफिल, पूरा मेसोफिल है, पर मेसोफिल में दो तरह की सेल्स है, एक तो पेलिसैड सेल्स है बेटा, ठीक है, पेलिसैड सेल्स है यहाँ पे, और दूसरी है बेटा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। दोनों पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ, पूरा मेसोफिल पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, पर दो तरह की सेल्स, पेलिसैड और स्पॉन्जी। तो स्पॉन्ज पेलिसैड मेसोफिल, और बात करें स्पॉन्जी मेसोफिल की, तो पेलिसैड पेरेन्काइमा, पेलिसैड जो मेसोफिल है वो बना होता है बेटा एडेक्सल साइड पे होता है वो, और एलोंगेटेड सेल आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, लंबी लंबी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन लंबी लंबी सेल्स का बना होता है यहाँ पे पेलिसैड पेरेन्काइमा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो है ना, वो बना होता है बेटा ओवल या राउंड और लूजली पैक्ड आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में गैप है लाला, और इसी वजह से बेटा यहाँ पे क्या करें कि एयर कैविटीज बहुत प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो मोनोकॉट की अपन बात कर ही रहते हैं वहां पे। वेस्कुलर सिस्टम में इट इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स, दे कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिप। वेस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, और वेन्स और मिडरिप के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल्स आसानी से दिखाई देंगे। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन, साइज ऑफ वेन जितनी होगी उसकी साइज वेस्कुलर बंडल की भी उतनी ही होगी। और बात करें रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, जाल देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि बंडल शीत सेल्स आपको देखने को मिलते हैं मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट C4 प्लांट है, याद आया कुछ, फोटोसिंथेसिस, याद आ गया सर, याद आ गया, बिल्कुल मोस्ट एफिशिएंट प्लांट है बेटा ये। इसी दौरान बात करें मोनोकॉट की, तो बेटा वहां पे आइसोबाइलेटरल, मतलब दोनों साइड एक जैसा स्ट्रक्चर, कोई वहां पे कोई डॉर्सल कोई वेंट्रल नहीं। एनाटॉमी बिल्कुल डाइकोट लीफ के जैसी होती है, कुछ डिफरेंसेस हैं बस कि स्ट्रोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो भी इक्वल फॉर्म में। मेसोफिल जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होता, पेलिसॉइड और स्पॉन्जी में स्पॉन्जी ही प्रेजेंट होता है पूरा यहाँ पे। तो ग्रासेस के अंदर एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो बेटा मॉडिफाई हो जाती हैं, कलरलेस हो जाती हैं और लार्ज और एम्प्टी हो जाती हैं, उनको नाम देते हैं बेटा जो है बुलीफॉर्म सेल्स, वहां पे नाम दे दिया जाता है। तो जब एडेक्शियल साइड की सेल्स, ऊपर की साइड की सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या करें बेटा, वाटर वहां पे कैविटीज बनाने लग जाती है, एयर कैविटीज, और कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, कलरलेस भी हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होता, उनका नाम वहां पे हो जाता है बेटा बुलीफॉर्म सेल्स। कुछ सेल्स होती हैं, पूरी सेल्स नहीं होती, जब वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं बेटा और टर्जिड हो जाती हैं तो लीफ ऐसे चट करके खुल जाती है, और जब वाटर स्ट्रेस आता है, पानी कम हो जाता है, तो वो क्लोज हो जाती है, इनवर्ड की तरफ वो मूव कर जाती है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं अपन वहां पे कि यहाँ पे जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं वो कुछ नहीं है, वो एडेक्शियल एपिडर्मिस की कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि कैसी हो चुकी है, लार्ज हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है और कलरलेस हो चुकी है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं वो। अब वो क्या कर रही है कि वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर एब्जॉर्ब करके ट्रेजिड हो रही है तो लीफ खुल जाएगी, ट्रेजिडिटी लूज होगी तो लीफ रोल अप हो जाएगी वापस। पैरेलल वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बेटा, और सिमिलर साइज के वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, ठीक है, सब सेम साइज के वेस्कुलर बंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जो क्लाइमेक्स सीन आ चुका है बेटा, वो आ चुका है सेकेंडरी ग्रोथ। इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन बात है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। रूट और स्टेम की जो है बात करें अपन, प्राइमरी ग्रोथ तो मेरे स्टेम ने करा ही दी थी। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर होती है, चाहे वो डाइकोट रूट हो चाहे वो डाइकोट स्टेम हो, दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी बेटा। अब दो वेस्कुलर जो लेटरल मेरिस्टेम वहां पे मौजूद होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, यही काम करेंगे। सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बनती है और कैसे काम करती है। मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है बेटा, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक लेयर है यहाँ पे, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है बेटा वो वेस्कुलर कैम्बियम है। यंग स्टेम के अंदर ये पैचेस में प्रेजेंट होती है, और बाद में बात करें कि सिंगल लेयर बन जाती है, जब लेटर बाद में सिंगल लेयर बन जाती है पूरी एक। कैम्बियल रिंग फॉर्म कैसे होती है, वेस्कुलर कैम्बियम में जो रिंग फॉर्म कैसे होती है, बात करें डाइकोट स्टेम के अंदर जो है कैम्बियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, और उसका नाम होता है बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। भूलेगा नहीं मेरे बच्चा, इंट्रा मतलब दो, फेसिकल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है।
अब सेल्स जो है मेडुलरी सेल्स, मैंने बताया था डाइकॉट स्टेम के अंदर मेडुलरी सेल्स वहाँ पे मौजूद थी, तो वो क्या बनाती हैं बेटा, इंट्राफेसिकुलर एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे बीच बीच में, ये बीच बीच में यहाँ पे मेडुलरी रे प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है, ये मेडुलरी रे प्रेजेंट है बीच बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में। अंदर तो कैम्बियम बन चुकी, बीच में यहाँ पे मेडुलरी रे प्रेजेंट है, और वो मेडुलरी रे जो है ना बेटा, वो बीच की जो कैम्बियम रिंग है, जोड़ते हुए, इनको जोड़ते हुए, इनको जोड़ते हुए, इनको जोड़ते हुए, इनको जोड़ते हुए, इस कैम्बियम के साथ जोड़ते हुए बीच में अपने आप की एक रिंग बना लेंगी पूरी, और इस तरीके से जो है एक पूरी कैम्बियल रिंग बन जाएगी बेटा। ये बीच बीच में रिंग बना ली पूरी जोड़ते हुए, पूरा रिंग जुड़ गई है, पूरी कंप्लीट रिंग बन गई है बेटा। और कंटिन्यूस रिंग बनने के बाद उसको बोला अपन ने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की रिंग बन चुकी है। वो कैम्बियल रिंग बेटा एक्टिव होती है, फिर क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होकर क्या करती है कि नए सेल्स बनाना शुरू करती है, अंदर भी और बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी बनाना शुरू कर रही है और बाहर की तरफ भी बनाना शुरू कर रही है। तो अब जो ड्रामेटिक मोड आता है वो अब आता है बेटा कि जो सेल्स अंदर की तरफ बनना चालू हुई वो तो बन गई बेटा सेकेंडरी जाइलम। क्या बनती जा रही है वो, अब इस कैम्बियल रिंग ने ग्रो करना शुरू किया, तो अंदर की तरफ जो बनता जा रहा है वो तो बनता जा रहा है बेटा सेकेंडरी, ये ब्लू ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता जा रहा है, और बीच बीच जो बाहर की तरफ बनता जा रहा है बेटा वो सेकेंडरी फ्लोएम बनता जा रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो सबसे नई लेयर बनी होगी सेकेंडरी फ्लोएम की, वो सबसे बाहर की तरफ होगी, क्योंकि बाहर अंदर से पुश हो रहा है बाहर की तरफ, तो वो बाहर की तरफ होगी, सबसे न्यूएस्ट लेयर जो होगी, और ओल्डेस्ट लेयर जो होगी वो सबसे अंदर की तरफ होगी, किसके पास, वेस्कुलर कैम्बियम के पास होगी, वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के पास। और बात करें अपन जो सेकेंडरी जाइलम की बात करें, समझो इस बात को, अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे कैम्बियल रिंग बन रही है, तो फ्लोएम जो बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है, तो बाहर पे जो लेयर बनी होगी, सबसे बाहर की जो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा, वो सबसे बाहर की लेयर जो होगी वो ओल्ड, जो सबसे पहले बनी थी वो होगी। तो ये जो लेयर आपके सामने मौजूद है ना, ये ओल्डेस्ट लेयर होगी, सबसे पहले बनी थी। क्यों, क्योंकि अंदर से पुश हो रही चीजें, तो जो सबसे नई लेयर है वो तो बाहर की तरफ चली गई, और जो आपको सबसे अंदर की लेयर देखने को मिलेगी ना बेटा यहाँ पे, वो जो लेयर देखने को मिलेगी वो न्यूएस्ट फ्लोएम की लेयर होगी, वो फ्लोएम की न्यूएस्ट लेयर होगी, सबसे नई लेयर। अब यहाँ पे जो बीच में रिंग बना रही है वो तो बना रही है, यहाँ पे कौन बना रही है बेटा, यहाँ पे जो रिंग बना रही है वेस्कुलर, इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोल दें अपन। अंदर की तरफ जो बना रही है वो, अंदर की तरफ जो बना रही है, अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ये दोनों फ्लोएम की, ठीक है। अब जो ये लेयर है ये सबसे कौन सी लेयर है बेटा, न्यूएस्ट, उल्टा हो गया यहाँ पे। अब जो सबसे पास्ट की लेयर है वो न्यूएस्ट है, और अंदर जो बन चुकी है, अंदर जो पूरी बन चुकी है वो लेयर कौन सी बेटा, वो ओल्डेस्ट है। कैसे हुआ सर ये, समझो इस बात को, जो सेकेंडरी फ्लोएम की सबसे ओल्डेस्ट लेयर है, अब बाहर की तरफ पुश कर रही है भाई, दोनों तरफ सेल्स कट कर रही है, इधर अंदर भी बना रही है बाहर भी बना रही है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है बीच की, वो बाहर की तरफ जो यहाँ पे जो सेल बन रहा होगा वो वेस्कुलर कैम्बियम के सबसे पास है, अभी अभी बना होगा, और वो तो हो गया सबसे न्यूएस्ट, ही हो गया सबसे न्यूएस्ट वेस्कुलर कैम्बियम इधर वाला। और जो बनते बनते अब न्यू बनते हैं, तो उसने आगे वाले को पुश किया होगा, पुराने वाले को पुश करते करते जो सबसे पुराना वाला वो यहाँ पहुंच गया होगा, ये रहा सबसे पुराना वाला बाहर की तरफ पहुंच गया है। उल्टा हो रहा है किसमें, जाइलम के अंदर। जाइलम में ऐसा हो रहा है कि जाइलम में यहाँ पे ये वेस्कुलर कैम्बियम सबसे पास का जो सेल्स है बेटा, ये नया नया सबसे नया है, और जो पुराना है वो बीच में पहुंच चुका होगा कहीं, क्योंकि वो पहले बन चुका था, पर यहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जा चुका है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम नियर द वेस्कुलर कैम्बियम या इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, ओल्डेस्ट लेयर तो सेंटर में है ही सही। और पूछा जाए कि न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, तो वो आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम है, और ओल्डेस्ट लेयर पूछा जाए तो इनसाइड द एपिडर्मिस, इनसाइड द एपिडर्मिस। दोबारा सुनना मेरी बात को, क्या बोला मैंने, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इनसाइड द एपिडर्मिस, न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड द वेस्कुलर, जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, और ओल्डेस्ट लेयर तो इनसाइड। तो एक ही बस क्वेश्चन पूछेगा जाइलम में तो, कि सेकेंडरी जाइलम की न्यूएस्ट लेयर कहां पर है। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम वो है कम बनेगा बेटा। अब इसी वजह से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम वहां पे बनते रहेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ड, वही मैंने आपको बताया कि नहीं बनती जाएगी, नहीं बनती जाएगी, तो प्राइमरी जाइलम जो है सेंटर में आ चुका होगा, और सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है,
और इसी दौरान जो है बात करें कि कुछ जगह पे कैम्बियम जो है ना वो नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा बनाएगी विच पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मेडुलरी रेज बन चुकी हैं, मेडुलरी जो कैम्बियम है वो यहाँ पे रेज बना चुकी है रेडियल कंडक्शन के लिए बेटा, और वही क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहलाएंगे वहां पे। अब इस वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की बेसिस पे कुछ चीजें आपके सामने आई, स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड। कुछ फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम को कंट्रोल करते हैं बेटा। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत एक्टिव होती है, तो सबसे ज्यादा कैम्बियम एक्टिव है तो सबसे ज्यादा जाइलम बनाएगी अंदर की तरफ, फ्लोएम बनाएगी बाहर की तरफ, पर सबसे ज्यादा काम कब करेगी, वो स्प्रिंग सीजन में काम करेगी। तो जितनी जल्दी जल्दी काम करेगी वहां पे सेकेंडरी जाइलम को डिपोजिट होने के लिए उतना कम टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो सेंटर में पहुंचा उससे पहले तो नई लेयर आ गई वहां पे। तो यार बात करें कि वहां पे जो बेसिकली जो जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे बेटा वहां पे वो वाइडर कैविटीज के साथ बनेंगे, और उसको नाम देंगे बेटा अपन स्प्रिंग वुड। क्या नाम देंगे वहां पे, स्प्रिंग वुड। और वो कैसी होगी, लाइट इन कलर, क्योंकि जमने का तो टाइम ही नहीं मिला भैया, ठीक है, और लोअर डेंसिटी के साथ यहाँ पे मौजूद है क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो रहा है। अब इसी दौरान अपन बात करें बेटा ऑटम वुड की, तो ऑटम में कैम्बियम की एक्टिविटी लेस है, तो वो जाके डिपॉजिट हो गई, इकट्ठी हो गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेयर आ रही, तो ऐसे लेयर इकट्ठी होती रहेगी। तो बीच में जो बात करें पेंटा वहां पे कि ऑटम वुड के अंदर जो है ना नैरो वेसल्स मौजूद होती है वहां पे, और बेसिकली कैसी होती है वो जो है ऑटम वुड डार्कर और हायर डेंसिटी के साथ मौजूद होती है। कैसी होती है, डार्कर और हायर डेंसिटी के साथ। तो एक साल के अंदर स्प्रिंग और ऑटम एक एक बार आते हैं। तो बात करें कि वहां पे दो अलग अलग रिंग बनी, एक तो लाइटर बनी एक डार्कर बनी, उन सारी रिंग्स को मिला के अपन बेटा स्टडी करते हैं और बोलते हैं बेटा एनुअल रिंग। दिस इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं बेटा इस बात को, ठीक है। पॉइंट काम का है कि एज ट्री की एस्टिमेट करना विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है बेटा। और इसी तरह से जो रिंग्स बनती है स्प्रिंग वुड, बात करें कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की जो रिंग्स बनती है कैम्बेल रिंग्स, उनसे अपन पता लगाते हैं कि पेड़ कितना साल पुराना है। और इसी दौरान अपन बात करें बेटा हार्डवुड और सैपवुड की, तो हार्डवुड और सैपवुड में देख सकते हैं कि हार्डवुड जो है वो हार्ड होती है, डेड होती है, डार्क ब्राउन होती है कलर्ड की, हाईली लिग्निफाइड होती है, नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि जमते जमते बीच में पूरा डार्क हो गया पोर्शन बेटा, तो ये हार्डवुड कहलाएगी। दिल बना रही है उसका बीच में सीने बेटा, बिल्कुल। और बात करें कि डार्क कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी वेस्ट इकट्ठा हो गया, टैनिन, रेजिन, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल्स, ऑयल्स सब इकट्ठे हो गए, लेयर बन गई सेंटर में आके। और बात करें सारा वेस्ट सब्सटेंस वहां पे इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा हो रहा है तो डार्क इन कलर हो जाएगा बेटा, सब कुछ टेनिन रेजिन सब कुछ वहां इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए वो हार्डवुड कहलाएगी बेटा। और बात करें कि ये उस वुड को हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टर्माइट्स के रेजिस्टेंट बना देते हैं बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बीच में। सैपवुड जो है वो पेरिफेरल रीजन में। अब सैपवुड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, सैपवुड में आपको सेकेंडरी जाइलम की जो नई नई लेयर्स बनी है वो देखने को मिलेगी, तो वो इतना वहां पे डिपोजिशन नहीं हुआ, तो नई नई लेयर्स बनी है वो, तो वो लाइटर इन कलर होंगी बेटा। कैसी होंगी, लाइटर इन कलर होंगी, और कंडक्शन का काम करनी होंगी मेनली, क्योंकि यहाँ तो डिपोजिशन हो चुका है तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे तो रेडियल कंडक्शन हो रहा होगा। और जो बात करें ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम है वो कौन सा, बाहर का जाइलम कर रहा है बेटा, और जो बाहर का जाइलम है वो बना हुआ है सैपवुड का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्डवुड कंडक्शन करती है सैपवुड की, सैपवुड कंडक्शन करती है, ट्रू कंडक्शन सैपवुड करती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। अब बात करें अपन कॉर कैम्बियम की लाला, तो कॉर कैम्बियम यहाँ पे मौजूद है अपने सामने। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, स्टेम कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, बाहर भी सेल्स बन रहे हैं अंदर भी सेल्स बन रहे हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है ना वो भी अपने आप को बेटा वहां पे बेसिकली डिवाइड कर लेती है। आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन, बाहर की जो लेयर से वो एपिडर्मिस ब्रोक हो गई, अंदर की जो लेयर है कॉर्टिकल्स की वो ब्रोक हो गई। तो अब क्या हो रहा है, अब वहां पे कुछ बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स जैसे कि कॉर्क कैम्बियम वहां पे आ चुकी है, जिसका नाम है बेटा फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम आ चुकी है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, जिसका नाम है बेटा फेलोजन। अब ये फेलोजन जो बीच में मौजूद है ये बाहर की तरफ फिर से लेयर बनाएगी और अंदर की लेयर फिर से लेयर बनाएगी। फेलोजन जो है वो सेल्स कट करती है दोनों साइड में, बाहर की तरफ भी, तो बाहर की तरफ जो सेल्स बनती हैं बेटा वो डिफरेंशिएट हो जाती है कॉर्क के अंदर, जिसको अपन फेलम के नाम से जानते हैं। जो अंदर की तरफ बनती है बेटा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म वहां पे बना चुकी होती है। तो क्या हुआ कि सेकेंडरी फ्लोएम बनते बनते बाहर की जो एपिडर्मिस है वो कट हो गई, डैमेज हो गई, इतना सेकेंडरी वो बनाया वहां पे फ्लोएम, और अंदर सेकेंडरी जाइलम बनते बनते वो
बात करें कॉर्टिकल सेल भी वहां पे डैमेज हो गई, तो वहां पे एक नई मेरिस्टेमेटिक सेल आई जिसका नाम आया फेलम या कॉर्क कैम्बियम, फेलम या फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम। उस कॉर्क कैम्बियम ने इधर भी और इधर भी, बाहर की तरफ भी सेल्स बनाई नहीं और अंदर की तरफ भी बनाई। जो बाहर की तरफ सेल्स बनाई उन्होंने बनाया बेटा कॉर्क या फेलम। तो बाहर जो बार्क देखने को मिलती है आपको वो काफी स्ट्रांग होती है, वो कॉर्क की वजह से होती है, और अंदर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखने को मिलता है बेटा उसको फेलोडर्म कहा जाता है। आया समझ? एक बार फिर से समझते हैं। यहां पे लेयर बन चुकी है, अब बीच की जो लेयर है ये इसको अपन मान लें बेटा क्या, इसको अपन मान लें यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम, इसको अपन फेलम के नाम से भी जानते हैं। अब जो बाहर की लेयर बनाएगी वो, ये बाहर की तरफ जो लेयर बनाई है इसका नाम है बेटा कॉर्क या फेलम। सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि सेकेंडरी फ्लोएम डिजनरेट हो जाता है? नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम से पहले, सेकेंडरी फ्लोएम से पहले वहां पे कॉर्क और फेलम आपको देखने को मिलेगा। और बात करें कि यहाँ पे अंदर की तरफ भी लेयर जो बना रही है, ये तो बीच में कॉर्क कैम्बियम होगी, अंदर की तरफ जो लेयर बना रही है ये अंदर की तरफ जो लेयर बनाई है बेटा फेलोजन, ये क्या कहलाएगी बेटा? फेलोजन कहलाएगी वहां पे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोजन। ये सॉरी ये फेलोजन है, और यहाँ पे जो फेलोडर्म बनेगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस तरह से काम किया बेटा किसने? कॉर्क कैम्बियम ने जो काम किया है कि बाहर की तरफ कॉर्क या फेलम, अंदर की तरफ फेलोडर्म और बना, और सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम तो वहां पे हैं ही सही, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तो वहां पे हैं बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कॉर्क बन गई तो कि वो खत्म हो गए ना, लाला वो है वहां पे और अभी भी वहां पे मौजूद हैं। ये कॉर्क जो है बेटा इंपरवियस होता है सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली पेरिडर्म कहलाने लग जाते हैं बेटा। कॉर्क कैम्बियम की वजह से प्रेशर बनता रहता है और सारी जो लेयर्स हैं पेरिफेरल टू फेलोजन, अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लो ऑफ। जो बाहर की तरफ लेयर्स है वो सारी स्लो ऑफ हो जाती है, बाहर सिर्फ कॉर्क देखने को मिलता है। बार्क जिसको अपन कहते हैं एक नॉन टेक्निकल टर्म है बेटा, ठीक है, जिसको अपन पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के अपन वहां पे बोलते हैं, ऑल टिश्यूज पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के वहां पे वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर बाहर जितना भी सब कुछ है ना बेटा वो सब क्या है? बार्क कहलाता है, ठीक है। सॉफ्ट बार्क भी होती है, लेट बार्क भी होती है, हार्ड बार्क। सॉफ्ट बार्क है वो अर्ली बन जाती है और लेट बार्क जो है वो लेट बनती है सीजन में। फिर आपके सामने आते हैं लेंटिसेल्स। ये कुछ रीजन पे क्या होता है कि फेलोजन जो है ना कट ऑफ हो जाती है, फेलोजन जो है वो कट ऑफ हो जाती है बेटा, और फेलोजन कट ऑफ होने की वजह से वहां पे जो क्लोजली अरेंज पेरेंटोगामेटस सेल्स है ना वो बाहर की तरफ कट ऑफ होने लग जाते हैं, तो ये सेल्स रप्चर हो जाते हैं और वहां पे एक ओपनिंग बन जाती है जिसका नाम दिया बेटा लेंटिसेल्स। फेलोजन जो है बेसिकली वो बाहर की तरफ कट हो जाती है, कट होने से मतलब वहां पे रप्चर हो जाती है, रप्चर होने की वजह से वहां पे बेटा एक ओपनिंग बन जाती है जिसका नाम है बेटा लेंस शेप्ड ओपनिंग का नाम है वहां पे लेंटिसेल। और ये मोस्टली आपको वुडी ट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे। लेंटिसेल्स वहां पे रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन में काम आते हैं, गैसियस सेक्शंस को वहां पे बेसिकली प्रमोट करते हैं स्टेम के और उसके बीच में। अगर मैं रूट के सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें बेटा, अब अभी तक तो स्टेम की करी थी, अब रूट की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी होती है, वहां पे कोई भी प्राइमरी ओरिजिन नहीं होता। टिश्यू जो है फ्लोएम मंडल के जस्ट जो पोर्शन होता है वहां से ओरिजिनेट होती है और वहां पे कैम्बियल रिंग बनना शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ डाइकॉट स्टेम। जितने भी बाकी के जो इवेंट्स हैं वो सब डाइकॉट स्टेम के जैसे, बस ये इतना सा डिफरेंस है कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो बेसिकली सॉरी रूट के अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसके अंदर जो बात करें कि वहां पे प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है बेटा, जो फ्लोएम मंडल है उसके जस्ट नीचे का जो टिश्यू होता है जिसको अपन पेरिसाइकिल जो वहां पे बोलते हैं कि एक पोर्शन है पेरिसाइकिल का, वहां से ही वो बेसिकली कैम्बियल रिंग पूरे ओरिजिनेट हो जाती है और पूरी कंटिन्यूस वेवी रिंग आप देख सकते हैं वहां पे बनाई हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है, कैम्बियल रिंग यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, वेवी फॉर्म में है,
एंडोडर्मिस बाहर की तरफ है, पेरिसाइकिल बाहर की तरफ, पेट्रोजाइलम सब ये है। और बेसिकली जाइलम जो बेसिकली वहाँ पे कैमल रिंग बनना चालू हुई, बाकी सारी चीज़ें वही मेडुलरी रेस बनेंगी, वही कॉर कैम्बियम वगैरह सब सारी चीज़ें बनेंगी, वो सब बनती है बेटा किसके अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर। और बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होती है और मोनोकॉट के अंदर नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे बेटा, जो है जिक्र किया सारी चीज़ों का, किस तरह से अपन सारी जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा, रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, सॉरी डाइकॉट रूट हो, चाहे डाइकॉट स्टेम हो, किस तरह से कैमियल रिंग बनती है, मेडुलरी रेज किस तरह से एक्टिविटी करती हैं, कौन सी ओल्डेस्ट लेयर है, कौन सी न्यूएस्ट लेयर है सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम की, कॉर कैम्बियम कैसे काम करती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, लेंटिसिल्स के बारे में बात करी, ये सब जिक्र करा बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पे इस चैप्टर का क्लाइमेक्स खत्म होता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सब डिस्कस किए हैं, बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।